स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशंस बाय हेनरी फ्यूल एंड एफ डब्ल्यू टेलर इन मैनेजमेंट। देखिए, जब भी मैनेजमेंट की बात आती है इन दोनों का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट आज की डेट में हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हेनरी फ्यूल या एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिए गए हैं। हेनरी फ्यूल की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ही वॉज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है और फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये। और 1916 में फ्यूल ने एक बुक भी लिखी थी, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहले जिक्र किया था। और उससे पहले मैनेजमेंट के ऊपर इतनी सीरियसनेस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं दिखाते थे। तो उन प्रिंसिपल्स को जनरली इन बुक्स में, इनकी बुक में जो जिस तरीके से उसकी व्याख्या की गई थी, जिस तरीके से उसको समझाया गया था, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन ने समझा और उसको कहीं ना कहीं अप्लाई किया। तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स है वर्ल्ड रिनाउंड है और आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली ये चीज़ें फॉलो होती हैं। तो आइए जानते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स वो क्या थे। सबसे पहला प्रिंसिपल जो हेनरी फ्यूल ने दिया, दैट वाज डिवीज़न ऑफ वर्क। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के काम होते हैं। तो सबसे पहला जो काम है उसमें डिवाइड करना वर्क को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स नीडेड टू परफॉर्म द टास्क और द वर्क। जैसे आप प्रोडक्शन में ही अगर आप बात करते हैं तो कई तरीके का वर्क होता है और उसको आप स्किल्स के अनुसार उसमें बांट सकते हैं। तो मकसद ये है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब शुड बी देयर, क्योंकि उसके स्किल्स मैच कराते हुए उस पर्सन को जो भी नॉलेज है वो सही से उसको यूज़ कर पाए और अपने काम में वो 100% एफिशिएंसी ला पाए। इसलिए डिवीज़न ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है। सेकंड, इन्होंने बात करी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं उसी दिन ही आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए आपको कुछ हद तक अथॉरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अथॉरिटी देने का काम बेसिकली मैनेजमेंट का है और किसी भी एम्प्लॉय को उसकी जॉब से जुड़ी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करने के लिए, पूरा करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अथॉरिटी देने की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको एक डिसिप्लिन कल्चर की, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो डिसिप्लिन वे में अपना काम करेंगे और कहीं ना कहीं इसको अगर आप डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं तो वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होता है। फिर बात है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, कमांड हमने जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे उसमें भी कमांड एक था, डायरेक्शन या कमांड जिसे आप कह सकते हैं। तो इट शुड कम फ्रॉम वन वे, इट शुड कम फ्रॉम वन डायरेक्शन रैदर। ठीक है, तो कमांड अगर मल्टीपल डायरेक्शन से आएगा तो एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए बेहतर रहेगा कि वो एक ही डायरेक्शन से आए। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्ट कर रहा है या कमांड दे रहा है, ठीक है, और कमांडिंग पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं वहीं से ही वो चीज़ें आनी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो बात वही है कि कमांड करना है या डायरेक्ट करना है तो वो सारी चीज़ें एक डायरेक्शन से ही आनी चाहिए और उसमें यूनिटी दिखनी चाहिए कि आप यूनिटी वाइज उसको कमांड कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट देखिए, आप हर एम्प्लॉय का बेसिकली इंटरेस्ट आपको एक जानना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर स्किल में या उसके स्किल सेट क्या है और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको जॉब्स देना, एग्जीक्यूट कराना, वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व है। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी एक प्रिंसिपल है जो एनी फूल ने दिया और इसको भी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में ध्यान रखते हैं। फिर बात आ रही है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज़ जस्ट लाइक कि आप किसी जॉब के लिए क्या पारिश्रमिक आप बनता है वो आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते थे कि वो मिनिमम जितना सेट होता था उससे भी कम पारिश्रमिक मिल पाता था या सैलरी मिल पाती थी या वेजेस मिल पाती थी। तो कहीं ना कहीं वो मज़दूरों को या लेबर क्लास को कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड करती थी। तो रेम्यूनरेशन शुड बी गिवन प्रॉपर। आज की डेट में गवर्नमेंट ने भी एक सेट क्राइटेरिया अपना रखा है कि वो मिनिमम वेज उन्होंने डिक्लेयर कर रखी है हर एक सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं वो आपको पे करनी ही करनी है ताकि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहें और उनकी जो लाइवलीहुड है वो चलती रहे। फिर बात की गई, इन्होंने प्रिंसिपल दिया सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन देखिए,
बहुत ज़रूरी भी है, जिसे कह सकते हैं दो अपने फ़ायदे और नुकसान भी हैं इसके, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के साथ हम डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन बेसिकली इसके फ़ायदे ये हैं कि क्योंकि मैनेजमेंट एक पोजीशन से या एक जगह से कहते हैं ना, आपको डायरेक्शन सारे एक जगह से आएंगे या डिसीजन मेकिंग एक जगह पर होगी, तो उसके फ़ायदे ये हैं कि वो एक सी रहती है, उसमें स्थिरता रहती है, स्टेबलनेस रहती है। और कहीं ना कहीं जब आप डिसेंट्रलाइज होते हैं तो मल्टीपल कमांड्स होने की वजह से या लोग अपने अपने जगह पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक एक नुकसान भी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हर एक की डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट रहती हैं। तो एनएफओ ने सजेस्ट किया कि जहाँ तक हो सके सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाए, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो आज की डेट में वो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फिर बात की इन्होंने स्केलर चेन। स्केलर चेन बेसिकली कम्युनिकेशन को यहाँ पे रेफ़र कर रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, और इट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, यानी कि जो भी मैनेजमेंट है टॉप लेवल पे वो अपना जो भी पॉलिसीज़ हैं, फ्रेमिंग जो स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं या जो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिडिल लेवल से होते हुए लोअर लेवल तक एज इट इज़ पहुँचे, और जो भी लोअर मैनेजमेंट के पार्ट है वो अपने सजेशंस को, अपने जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो अपने टॉप मैनेजमेंट से शेयर कर पाए। फिर बात आ रही है ऑर्डर। Everything in the organization should be placed in some order. There should be some kind of hierarchy, means a particular structure should be there, कि भाई जो भी लेवल्स आपने पढ़े हैं मैनेजमेंट के, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड अपर लेवल, उसके बीच में भी जो आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो डिवीज़न करते हैं हायरार्की का, वो पर्टिकुलर एक ऑर्डर में होना चाहिए। थिंग शुड बी इन ऑर्डर, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी फंक्शंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। इक्विटी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ऑल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, और यू कैन से वट एवर कलर। तो ये बहुत पुरानी एक बात हो चुकी है। आज की डेट में जो एमएनसीज हैं, जो भी लार्ज स्केल कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बाहर आके स्किल्स को और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एक बराबरी का हकदार समझती हैं, बराबर पे सब लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो इक्विटी सजेस्ट दैट। फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बेसिकली क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप ज्वाइन करते हैं तो कंपनी भी ये चाहती है कि आप कुछ समय तक कंपनी के साथ जुड़ें, ताकि कंपनी आपसे कुछ ना कुछ रिजल्ट ड्रॉ करा पाए और आप एक बेहतर एम्प्लॉय के रूप में साबित हों। ये नहीं कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग में खर्चा किया कंपनी ने और आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद छोड़ के चले गए। तो कंपनी भी ये चाहती है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर शुड बी देयर, आप कंपनी में बने रहें, कंपनी आपका बेसिकली आपको साथ में लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ देख सके, आपकी भी ग्रोथ देख सके। तो ये कंपनी का जनरली पर्सपेक्टिव रहता है। तो स्टेबिलिटी आपके जॉब में, आपके पोजीशन में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि वो इनिशिएट करें, आगे से आके अपनी जिम्मेदारियों को संभालें, नए नए आइडियाज़ लाएं, सजेशंस लाएं, मैनेजमेंट तक पहुंचाएं, और ये उनकी ज़िम्मेदारी का भी पार्ट है। और अगर कोई भी बेस्ट आइडिया या बेस्ट सजेशन आपको देता है तो उसको आप रिवॉर्ड या उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प कहीं ना कहीं आपकी प्रेस्टीज या प्राउड फीलिंग से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट हैं, अगर वो हार्ड वर्किंग हैं, लॉयल हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी अगर उनके हित के बारे में सोचता है, तो जो प्रेस्टीज की भावना आती है, जो यूनिटी की भावना आती है, यूनिटी स्ट्रेंथ की भावना आती है, उसको बेसिकली एस्पिरिट डी कॉर्प नाम दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। और एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज बॉर्न ऑन मार्च 20, 1865 इनटू एन अपर क्लास लिबरल फिलाडेल्फिया फैमिली। जो इनके पिताजी थे वो एक लॉयर थे, और इनकी मदर एक फेमिनिस्ट थी, जो बेसिकली वुमेंस को उनकी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयासरत थी, और हमेशा समाज के उत्थान के लिए और आगे बढ़ के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की। और दोनों का ही ये मानना था इनके पेरेंट्स में कि हाई थिंकिंग और प्लेन लिविंग को वो फॉलो करते थे, मतलब अपनी जो सोच है वो बेहतर होनी चाहिए, और साधारण ज़िंदगी जीने में उनका विचार था। टेलर का बचपन से ही रुझान था कि वो चीज़ों को मेज़र करके
नोट डाउन करके उसको और अच्छे तरीके से कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में हमेशा सोचा करते थे। और यही कहीं ना कहीं उनके रिसर्च का भी पार्ट था। आगे जाके जो इन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट को बेसिकली लेकर आए, तो इसके पीछे भी यही रीज़न था कि उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया कि चीज़ें कैसे और बेहतर हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स दिए टेलर ने। तो बेसिकली दे आर नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसा अभी बताया कि एफ डब्ल्यू टेलर चीज़ों को नोट डाउन करके रिकॉर्ड करके उनका प्रॉपर कैसे उनको बेहतर बना सकते हैं, वो उनका बचपन से रुझान था। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को इन्होंने आगे बढ़ाया, इसको प्रोपोगेट किया। इन्होंने कहा भी कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें जो भी धारणा है, उनका कोई ना कोई लॉजिक है। और ऐसा ही नहीं है कि खाली खाली फिलॉसफी के लिए वो बातें लिख दी गई हैं। सो देयर शुड बी अ लॉजिक बिहाइंड ऑल दी टर्म्स, ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, ऑल दी थ्योरीज विच वर गिवन इन मैनेजमेंट, दे ऑल हैव अ साइंटिफिक बेस। इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब कि जिसको आप आंख बंद करके मानते चले जाएं। फिर बात की इन्होंने हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेसिकली एक एक भावना ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कॉपरेशन की भावना हो, सौहार्द की भावना हो, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा हर एम्प्लॉय मिल के काम करे और एक यूनिटी दिखाए, एक स्ट्रेंथ दिखाए, तो ही कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन अपलिफ्ट कर सकता है, उसकी ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। फिर इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिविजुअल पे फोकस करके चलना होगा आज के समय में। और जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और जब उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए उनकी ग्रोथ या उनका अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है, उनका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को हम डेवलप कर सकते हैं ताकि उनके ऑपरेशंस में भी, उनके काम में भी एफिशिएंसी आए। और कहीं ना कहीं अगर ये सब होगा तो प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आपको मिलेगी। फिर जो चौथा प्रिंसिपल इन्होंने दिया वो था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए सारी चीज़ें एक संस्था में जो चलती हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉपरेशन की भावना से, एक टीम भावना से आगे बढ़ती हैं, ना कि इंडिविजुअलिज्म से। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल अप्रोच रखते हो, अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो या अपने ही बेटरमेंट के लिए आप सोचते हैं, तो वो एक रेस्ट्रिक्शन पैदा करता है, वो सिर्फ आपके डेवलपमेंट के लिए ही बात करता है। और ऐसे लोग संस्था में ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि संस्था ऐसे लोगों को अपने यहाँ पर नहीं चाहती है। तो टीम भावना बहुत ज़रूरी है, कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, ना कि इंडिविजुअलिज्म। तो बच्चों ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।